फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे शक वंश और फिर देखेंगे हम हुण वंश और फिर देखेंगे हम कुषाण वंश। और आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपने कल के क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपको दिए थे 5 क्वेश्चन। उनमें पहला क्वेश्चन था कि मंडलम के उपभाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मंडलम के उपभाग को कोटम कहते हैं। और फिर था राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो दोस्तों, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। और फिर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि चोल वंश के जो सोने के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, उन्हें कहा जाता कासू। और फिर मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किसने की थी। तो उसका उत्तर होगा महेंद्र वर्मा। दोस्तों, क्या होगा? महेंद्र वर्मा प्रथम, ये उसका आंसर होगा। और फिर मैंने आपको अंतिम क्वेश्चन जो कि था कि कोपम का युद्ध किन के मध्य हुआ। तो दोस्तों, कोपम का युद्ध चोल शासक राजाधिराज व चालुक्य के शासक सोमेश्वर के मध्य हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, वो थे कल के क्वेश्चन और इनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक और उसमें स्टार्ट करते हैं शक वंश। तो दोस्तों, शक वंश मध्य एशिया से आए थे। शक मध्य एशिया से आए थे और ये एक लड़ाकू जनजाति थी। और मध्य एशिया के अंतर्गत देखो दोस्तों, कुछ भाग चीन का था, कुछ भाग रूस का, कुछ भाग अफगानिस्तान का और कुछ भाग ईरान का, वर्तमान तुर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये भाग मिलकर ही मध्य एशिया बनता है दोस्तों। तो यहाँ से ये शक आए थे और यह एक लड़ाकू जाति थी। और फिर दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफगानिस्तान, पश्चिम अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के, और ये बलूचिस्तान है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, के सारे प्रदेश जीत लिए और इन पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों, ये बोलन दर्रे से आए थे और बोलन दर्रा वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर है। और यह पाकिस्तान के 2 शहर क्वेटा व जेकोबाबाद को जोड़ता है दोस्तों। किन को जोड़ता है दोस्तों? यह है कहाँ पे? यह है बलूचिस्तान में दोस्तों। ये बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है दोस्तों। और दोस्तों, दर्रा होता क्या है? तो दोस्तों, पहाड़ियों व पर्वत क्षेत्रों में आवागमन के लिए यानी आने जाने के लिए जो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? दर्रा कहते हैं। तो दर्रे संकड़े या चौड़े दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये मार्ग आवागमन के लिए दुर्गम होते हैं। और इनसे ही शकों ने भारत में प्रवेश किया था इगेतर ईसा पूर्व में। बोलन दर्रे से शकों ने भारत में प्रवेश किया था इगेतर ईसा पूर्व में। और दोस्तों, रामायण व महाभारत इन दोनों महाकाव्यों में इन्हें शकों की बस्तियों को कंबोज व यमुनों में शामिल किया गया है। रामायण व महाभारत में शकों की बस्तियों को कंबोजों व यमुनों में शामिल किया गया है। और इनकी जानकारी हमें कालकाचार्य नामक एक कथानक से मिलती है। और इनसे यह जानकारी मिलती है कि भारत पर शकों ने आक्रमण किया था। और इसी कालकाचार्य कथानक में इन्हें शकों को शक कुल या शक कुल कहा गया है। और दोस्तों, इन्होंने प्रथमतः सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया और वहां पे सिंध प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया। और उसके बाद इन्होंने सौराष्ट्र में शासन किया और धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने उत्तरापथ एवं मथुरा में अपना शासन या आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और फिर इन्होंने अवंती, सौराष्ट्र व महाराष्ट्र में अपने राज्य का फैलाव किया। और दोस्तों, तक्षशिला में भी शक शासकों की एक शाखा थी और वहां पर 2 शासकों का नाम उल्लेखनीय है, मावेज व एजेज। तक्षशिला शक शासकों में मावेज व एजेज नामक शासकों का स्थान उल्लेखनीय है। और तक्षशिला शकों का उन्मूलन या विनाश किसने किया था दोस्तों? पल्लवों ने किया था। तक्षशिला के शक शासकों की शक्ति का विनाश पल्लवों ने किया था। और दोस्तों, इसके बाद तक्षशिला से शक वंश नष्ट हो गया था। और दोस्तों, मथुरा में प्रारंभिक शक क्षेत्रप हमामस व हगान थे। और यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रप एज हम गवर्नर मान सकते हैं। जैसे राजा की ओर से किसी
प्रांत का शासन संभालने वाला प्रधान अधिकारी क्षत्रप कहलाता है दोस्तों। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये गवर्नर की या राज्यपाल के समक्ष होता है। तो मथुरा के प्रारंभिक क्षत्रप हमामस व हगान थे। और दोस्तों मथुरा के सिंह शीर्ष लेख से हमें यह पता चलता है कि जो बाद के शक शासक हुए उनमें राजबुल को महाक्षत्रप की उपाधि दी गई थी। राजबुल को महाक्षत्रप की उपाधि दी गई थी। और मथुरा के शक शासकों की शक्ति का विनाश कुषाणों ने किया था दोस्तों। तो दोस्तों तक्षशिला के शक शासकों का विनाश पल्लवों ने किया और मथुरा के शक शासकों का विनाश किसने किया दोस्तों? कुषाणों ने किया दोस्तों। किसने किया? कुषाणों ने किया। अब दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों पश्चिम भारत में शक शासकों के अंतर्गत एक वंश था क्षयरात वंश, और जिसके अंदर दो शासकों का नाम उल्लेखनीय है, भूमक व नहपान। भूमक व नहपान ये दो शासक थे। और इनमें नहपान ने दोस्तों भारत व पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। नहपान के शासन के दौरान भारत एवं पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। और दोस्तों जोगलथम्बी नामक सिखों से, जोगलथम्बी नामक स्थान से प्राप्त सिखों से हमें यह जानकारी मिलती है कि सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था दोस्तों। सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। और साथ ही साथ दोस्तों नासिक लेख से भी हमें यह, जो कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी का लेख है, नासिक लेख, इससे भी हमें यह जानकारी मिलती है कि क्षयरात वंश का उन्मूलक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और दोस्तों एक राजा हुआ, शक शासक हुआ, जो कि जिसका नाम चष्टन है। चष्टन, इसने उज्जैनी में शक वंश की स्थापना की थी दोस्तों। उज्जैनी में शक वंश की स्थापना की थी। और चष्टन के पुत्र हुए रुद्रदामन। चष्टन के पुत्र कौन हुए? रुद्रदामन। और रुद्रदामन की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख, या इसे ही हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? गुजरात में है। इससे हमें रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों रुद्रदामन का साम्राज्य विस्तार कहाँ था? तो दोस्तों इसका साम्राज्य विस्तार था मालवा, द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़ जो कि राजस्थान का है, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण व विंध्य पर्वत तक इसका शासन फैला हुआ था रुद्रदामन का। और दोस्तों शकों की मुद्राओं से हमें यह जानकारी मिलती है कि चष्टन ने 305 ईस्वी तक ही शासन किया था दोस्तों। चष्टन द्वारा जारी की गई मुद्राओं से हमें यह जानकारी मिलती है कि चष्टन ने 305 ईस्वी तक ही शासन संभाला था। और इसी के साथ दोस्तों हमारा शक वंश पूर्ण होता है। और दोस्तों शक वंश में से मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नहपान शासक शक शासक जिसे किस सातवाहन शासक ने हराया था? और उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, तक्षशिला शक शासकों का उन्मूलन किस वंश के शासकों ने किया? और अब आगे देखते हैं दोस्तों अपना अगला टॉपिक। तो अब है दोस्तों हुण वंश। क्या है दोस्तों? हुण वंश। और दोस्तों ये भी मध्य एशिया से आए थे। यह भी बर्बर जाति थी, जो कि असभ्य लड़ाकू जाति थी। और यानी बर्बर का अर्थ है असभ्य व दयाहीन। तो यह भी एक बर्बर और लड़ाकू जाति थी। और यह उत्तर पश्चिमी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से आए थे। तो यह भी लगभग उसी रास्ते से आए थे जिससे शक आए थे। और इन्हें दोस्तों दैत्य भी कहा गया है। दोस्तों इन्हें क्या कहा गया है? दैत्य भी। अर्थात अब देख सकते हैं ये कितने बर्बर थे, कितने असभ्य थे, कितने भयानक थे। तो ये बहुत ही ज्यादा निर्दयी थे, इसीलिए इन्हें दैत्य कहा गया है। और दोस्तों हुणों का आक्रमण सर्वप्रथम गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय 458 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बेटे थे। दोस्तों कुमारगुप्त के बेटे थे। और ये कुमारगुप्त वही हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों। और इस युद्ध में हुणों की पराजय हुई थी दोस्तों। और आगे है एक हुण शासक है तोरमान। इन्होंने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अपना साम्राज्य पंजाब, राजपूताना, सिंध व मालवा तक
फैला लिया था। और इन विजयों के बाद इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो दोस्तों तोरमल ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्यों? क्योंकि इसने पंजाब, राजपूताना, सिंध व मालवा के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। और दोस्तों फिर इनके बेटे हुए महिरकुल। कौन हुए दोस्तों? महिरकुल। और इन्होंने दोस्तों 510 ईस्वी में शासन सत्ता संभाली और इन्होंने सयालकोट को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों किसे बनाया? सयालकोट को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों महिरकुल की सबसे प्रमुख बात यह है कि यह बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करते थे। इसी कारण इन्होंने बौद्ध स्तूपों एवं बौद्ध मठों को बहुत हानि पहुंचाई थी। और दोस्तों महिरकुल को मालवा के शासक यशोवर्मा ने हरा दिया था। महिरकुल को मालवा के शासक यशोवर्मा ने हरा दिया था। उसके बाद महिरकुल दोस्तों कश्मीर चला गया था। दोस्तों कहाँ चला गया था? कश्मीर। और वहां अपने साम्राज्य की स्थापना की या कश्मीर जाकर वहां पर अपना शासन जमाया। और फिर दोस्तों हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया, जिससे भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। अगर दोस्तों हुणों का आक्रमण नहीं होता तो गुप्त साम्राज्य का पतन नहीं होता और भारत फिर से राजनीतिक एकता में बंधा रहता। अब दोस्तों आगे देखते हैं कुषाण वंश। क्या देखते हैं दोस्तों? कुषाण वंश। तो दोस्तों कुषाणों को यूची व तोचेरियन भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? यूची या तोचेरियन। और यूची कबीला 5 भागों में विभाजित था दोस्तों। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि यूची कबीला कितने भागों में विभाजित था? तो आप कहेंगे 5 भागों में दोस्तों। क्या कहेंगे? 5 भागों में। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन हुए? कुजुल कडफिसस फर्तम, जिन्होंने 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन सत्ता संभाली दोस्तों। तो दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक कौन हुए? कुजुल कडफिसस फर्तम, जिनका शासनकाल था 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक। और आगे इनका साम्राज्य विस्तार था दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों दक्षिण अफगानिस्तान, काबुल, कंधार व पर्थिया के कुछ भागों को अपने साम्राज्य में या राज्य में मिला लिया था और इन्होंने वैदिक धर्म को अपना लिया था। तो हम मान सकते हैं ये हिंदू थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने वैदिक धर्म को अपना लिया था। और कुजुल कडफिसस के बाद इनके उत्तराधिकारी वे विम कडफिसस द्वितीय। और ये दोस्तों अपने सोने की मुद्राओं के चलाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों देखते हैं, तो इनका शासनकाल था 65 ईस्वी से लेकर 75 ईस्वी तक। और ये शैव मत के अनुयायी थे, अर्थात ये शैव धर्म को मानते थे। अर्थात यहाँ मान सकते हैं ये शिव की पूजा करते थे। शैव मत के अनुयायी थे तो इसलिए ये शिव की पूजा करते थे। और इनकी मुद्राओं पर दोस्तों अलग अलग आकृतियां निर्मित थी, जिनमें थी त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख, भगवान शिव आदि आकृतियां इनकी मुद्राओं पर अंकित थी। और इन्होंने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। तो विम कडफिसस द्वितीय ने भारत में पहली बार अपने नाम के अर्थात विम कडफिसस द्वितीय के नाम से सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों। और ये शैव मत के अनुयायी थे दोस्तों। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कुषाण वंश के सबसे महान शासक कौन हुए? कनिष्क। कौन हुए दोस्तों? कनिष्क। तो दोस्तों यहां पर लिखा है कुषाणों में सबसे महान शासक कौन थे दोस्तों? कनिष्क थे। और दोस्तों इन्होंने अपने राज्य की 2 राजधानियां बनाई। एक तो थी दोस्तों क्या थी? पेशावर, दूसरी थी मथुरा। और पेशावर को पुरुषपुर कहा गया है। तो पहली राजधानी थी पेशावर, दूसरी राजधानी थी मथुरा। और इन्होंने दोस्तों 78 ईस्वी में शक संवत जारी किया था। 78 ईस्वी में शक संवत जारी किया था। और मैं एक बात और बता दूं, इन्होंने कश्मीर जीता। तो दोस्तों इन्होंने कनिष्क ने कश्मीर जीता और वहां पर कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की। कश्मीर जीता और वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। और उसके बाद दोस्तों कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, यानी कि चतुर्थ बौद्ध सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। और यहाँ पर ही दोस्तों बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक था दोस्तों महायान शाखा, एक थी हीनयान शाखा। और इस संगीति में महायान शाखा का बोलबाला रहा, अर्थात
कनिष्क ने महायान शाखा को आश्रय दिया। बौद्धों की महायान शाखा को कनिष्क ने आश्रय दिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। महास्थानिया बोगार नामक स्थान से प्राप्त सोने की मुद्राओं में कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। यानी कि उन सोने की मुद्राओं में कनिष्क को खड़े हुए दिखाया गया है, अर्थात उन सिक्कों में कनिष्क की खड़ी मूर्ति है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मथुरा। दोस्तों मथुरा इनकी द्वितीय राजधानी थी। देखो दोस्तों, कनिष्क की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। और मथुरा से हमें एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें कनिष्क घुटने तक चोगा और भारी जूते पहने हुए हैं। दोस्तों घुटने तक चोगा व भारी जूते पहने हुए हैं। और इसी प्रकार की एक तांबे की सिक्के मिले हैं जिसमें राजा कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए दर्शाया गया है। तांबे के सिक्के में राजा कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए दर्शाया गया है। और कनिष्क के दरबार में महान बौद्ध विचारक, गणितज्ञ व चिकित्सक हुए, जिनमें थे दोस्तों महान बौद्ध विचारकों में थे कौन? वसुमित्र, पार्श्व, अश्वघोष, और गणितज्ञों में नागार्जुन और चिकित्सक में चरक थे। और आगे लिखा है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का आश्रय दिया, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। और फिर दोस्तों कनिष्क या कुषाणों का उत्तर भारत में 230 ईस्वी तक शासन सत्ता रही। 230 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इस काल में व्यापार में वृद्धि हुई और भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, अतः आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई। और इन्होंने भारतीय समाज एवं संस्कृति को आत्मसातीकरण कर लिया। ये शक्य, हुण और कुषाण भारतीय संस्कृति में ढल गए और ये बर्बर से सभ्य हो गए, क्योंकि भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण भारतीय लोग स्वभाव से दयालु, विश्वसनीय होते हैं। और इनकी यह स्वभाव, यह उदार प्रवृत्ति देखकर ये बर्बर जातियां भारतीय समाज का अंग बन गई और भारतीय संस्कृति को अपना लिया। और दोस्तों धीरे धीरे ये यहीं बस गए और यह भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। और कुषाण शासकों ने वैदिक धर्म का पालन किया और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने शैव मत के प्रति भी निष्ठा बनाए रखी। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा? दोस्तों आज हमने 3 वंश देखे। शक वंश देखा, फिर देखा हमने हुण वंश और फिर कुषाण वंश। और कुषाणों में हमने देखे 3 शासक। ये देखो 3 शासक कौन कौन थे? एक तो थे कुजुल कडफिसस प्रथम, और फिर थे विम कडफिसस द्वितीय, और फिर वे कनिष्क। और दोस्तों अब आज के 5 क्वेश्चन नोट कीजिए आप। पहला क्वेश्चन है कनिष्क ने किस नगर की स्थापना की? यह है पहला क्वेश्चन, कनिष्क ने किस नगर की स्थापना की। और द्वितीय है महाराजा धीराज की उपाधि किस हुण राजा ने ली? महाराजा धीराज की उपाधि किस हुण राजा ने ग्रहण की थी? और तीसरा क्वेश्चन है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? और नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैनी में शक वंश की स्थापना किसने की? उज्जैनी में शक वंश की स्थापना किसने की? अंतिम है राजा नहपान को किस सातवाहन शासक ने पराजित किया था? दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है नहपान को किस सातवाहन शासक ने पराजित किया था? और दोस्तों इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। तो हम आगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। ओके फ्रेंड्स।